डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के अब तक 2009 से 2023 तक जितने सारे प्रश्न पूछे गए हैं सब्जेक्टिव में, उन प्रश्नों का हम लोग जो है अध्ययन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपको बता दें कि सेट वाइज में हम लोग कवर करेंगे। आपका फर्स्ट सेट जो है आज कवर होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रश्नों का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग का तैयारी हो गया और सब्जेक्टिव को लेकर के जो बच्चे बिल्कुल परेशान थे, बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर से खास करके बिहार बोर्ड होगा, खास करके जो है लगभग आपको 50 से 60% जो है प्रीवियस ईयर से ही जो है क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू आपका छप जाते हैं। तो डियर, ये जो अगर आप लोग ये क्लास जो लेकर के आए, इस क्लास को आप लोगों को पूरी तरह से एंड तक करना है और आपको हम बता दें कि यहाँ से आपको लगभग 60 से 70% क्वेश्चन जो आपको यानी इसी वीडियो से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग इसको हल्के में ना ले, अच्छे से इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसका सेट 2 होगा, सेट 3 यानी सेट वाइज में आप लोग का जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो जिस बच्चे का 2024 में एग्जाम है, ये क्लास उसके लिए बहुत ही स्पेशल और खास होने वाला है डियर। बस आप लोग को थोड़ा सा छोटा सा काम मेरा करना है कि आप लोग जितने सारे बच्चे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 2020 में भी पूछे गए, 2016 में भी। यहाँ क्या कहलाता है कि भारत के 4 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों के नाम बताना है। तो डियर अपना हम लोग को पता है कि भारत के 4 प्रमुख ऊर्जा केंद्रों का नाम बिल्कुल ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। ये जो है नाभिकीय ऊर्जा, भारत के 4 प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम जो निम्न है। पहला आपका हम लोग जानते हैं कि नरोडा, मतलब सॉरी तारापुर, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसका दूसरा क्या है इसका, नरोडा, एक केगा, उसके बाद क्या हो जाएगा यानी कल्पक्कम। तो ये जो है मतलब 4 जो है ऊर्जा केंद्र है, प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है ये 4, और इन चारों को अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारा है लेकिन हम यहाँ आपको 4 ही के बारे में, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, ये बताया कि 4 का ही आपको नाम बताना है, इसलिए हम जो 4 यहाँ आपको लिए हैं, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल नोट करते चलना एक एक चीजों को। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। मानव विकास क्या है प्यारे बच्चों, मानव विकास के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए मानव विकास क्या है, देखिए सबसे पहले हम लोग चलते मानव विकास की अगर बात करते हैं, तो मानव विकास से तात्पर्य लोगों की विकल्पों को विकसित करना और परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। देखिए मानव विकास से मतलब क्या होता है, लोगों के मतलब क्या, विकल्पों को विकसित करना। विकल्प मतलब क्या है कि सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में, संस्कृत क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो उसको क्या एक विकल्प हो, यहाँ तक कि उसको खाना, जॉब वगैरह जो भी यानी रोजगार वगैरह हर चीज में उसको यानी विकल्प हो, यानी सुविधा हो। इन चीजों मतलब इसी को ही जो क्या यानी मानव विकास के तात्पर्य लोग यानी लोगों को क्या यानी विकसित करने के लिए क्या विकल्प जो है, विकल्प की प्रक्रिया हो, ठीक है। अर्थात मानव के आर्थिक, सिर्फ ये जो है आर्थिक ही नहीं, सामाजिक हो जाएगा आपका, सांस्कृतिक हो जाएंगे, राजनीतिक विकास के विकल्प में परिवृद्धि करने की यानी प्रक्रिया को ही जो है मानव विकास कहलाता है। तो डियर बिल्कुल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, एकदम बिल्कुल एक-एक चीज़ों को जो है, एक-एक चीज़ों का यानी सुविधा बिल्कुल ठीक है, उसको ये करना, इसी को ही जो हम लोग क्या कहेंगे यानी मानव विकास कहलाएँगे, ठीक है? यानी हर क्षेत्र में इसका यानी विकास हो, ठीक है? चलिए ये तो आपका 2020 में पेपर आया हुआ है, 2020 में और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। देखिए हम लोग मानव भूगोल को परिभाषित करेंगे, ठीक है? चलिए आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि देखिए मानव भूगोल का हम लोग परिभाषा को देखते हैं। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप यानी पृथ्वी के जितने सारे ऊपर में जितने सारे चीजें हैं, उन सभी का अध्ययन करना ही जो है क्या कहा जाता है, भूगोल कहता है, कह लेते हैं, ठीक है, भूगोल कहते हैं। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं क्या, उसके प्राकृतिक विभाग, जैसे पहाड़ हो गया, महादेश हो गया, देश हो गया, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि, इन सभी चीजों का ज्ञान प्राप्त करना ही जो है क्या है, भूगोल है। अब हम लोग भूगोल का तो ये परिभाषा देख, लेकिन यहाँ आपको क्या मानव भूगोल का हम परिभाषा की बात करते हैं। तो देखिए मानव भूगोल का रेड जेल के अनुसार जो ये है रेड जेल, ठीक है, विद्वान उनके उनके अनुसार हम लोग देखेंगे। तो देखिए रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के संबंधों का जो बीच में संबंध है, उनको ये कहते हैं, किसके अनुसार, रेड जेल के अनुसार, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार हम लोग देखते हैं। तो देखिए एलन चर्चिल सैंपल के अनुसार क्या है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये मानव भूगोल का आपको यानी परिभाषा आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल अच्छे से एक एक चीजों को आप लोग देख लेना, इन चीजों को आप लोग नोट कर लेंगे। भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके क्या हो यानी प्राकृतिक विभागों, जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर आदि, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का ज्ञान होता है। यानी इन चीजों का हम लोग जो है अध्ययन करते हैं, इसी को जो है भूगोल कहलाते हैं, ठीक है। और ये सभी रेड जेल के अनुसार भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया है, ठीक है।
जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने सारे क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं सभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योग केंद्र के नाम। ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग को बताना है। हम लोग देखिए 4 हम लोग बहुत सारे हैं लेकिन हम आपको 4 ही का नाम बता रहे हैं आपको हम, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो देखिए ये भारत के 4 प्रमुख लौह इस्पात उद्योगों के नाम जो है इस प्रकार है। पहला इसका क्या है, यानी भिलाई इस्पात संयंत्र, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर जो कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है। बोकारो स्टील प्लांट ये कहां पे, झारखंड में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। भारत के 4 प्रमुख जो है आपको यानी केंद्र का नाम बिल्कुल आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आप लोग इन चीजों को जो है नोट करते चलेंगे हम लोग आगे। चलिए आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव का क्या हो जाएगा, यानी प्राकृतिक प्रकृतिकरण का क्या है, मानव यानी मानव प्रकृतिकरण क्या है। देखिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग एकदम बहुत सरल भाषा में इसको हम लोग समझेंगे कि मानव का प्रकृतिकरण। देखिए मनुष्य के यानी प्रकृतिकरण का अर्थ क्या है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच यानी पूर्ण सामंजस्य, मनुष्य अपने आप को यानी प्रकृति के वातावरण अनुसार बना लेते थे। देखिए पहले जो है पहले की बात कर रहे हैं, आदम काल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उस टाइम था क्या है, यानी कोई सुविधा नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी वगैरह कोई चीज का यानी इसका विकसित नहीं था। ठीक है, उस टाइम जो अगर मान लीजिए आंधी आता है तो उसका सामना करना पड़ता था, यानी प्रकृति का सामना करना पड़ता था लोगों को। ठीक है, उस टाइम कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह जो है मतलब विकसित नहीं था। ठीक है, और वो उनके जीने के लिए यानी प्रकृति के नियम का पालन करना ही पड़ता था। अगर बारिश हो रहा है तो बारिश का सामना ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी का ही आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन अभी जस्ट उसका ऑपोजिट हो गया है, प्रकृति का यानी मानवीकरण पर हो गया। अभी जो पहले के जमाने में क्या थे, यानी मानव का प्रकृतिकरण थे। ठीक है, यानी ठीक है ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्या, जब तकनीकी का विकास का स्तर यानी बहुत ही निम्न था, जब तकनीकी यानी बहुत ही निम्न था, तब यानी प्रकृति मनुष्य थे और जो प्रकृति को सुनते थे उसके मतलब कोप से डरते थे। ठीक है, लोग जो उसके कोप से डरते थे। ठीक है, चलिए और उसके पूजा करते थे लोग, जो है उनके पूजा करते थे, उनके कोप से डरते थे। लेकिन अभी जो है क्या है, अगर आप मान लीजिए आंधी या तूफान आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, घर में घुस जाते हैं सेफ्टी के लिए, मतलब हर चीज जो है मतलब लोगों के पास है। तो अभी जो है क्या हो गया, यानी प्रकृति का यानी मानवीकरण हो गया है। पहले जो लोग थे यानी मानव का यानी प्रकृतिकरण था, यानी मनुष्य जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते थे। ठीक है, ये हो गया आपका यानी मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, चलिए कोई भी चाहे आंधी आए, तूफान आए, चक्रवात आए, कुछ भी आए, यानी उसका सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो ये इसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, मानव का प्रकृतिकरण। तो डियर बिल्कुल आई होप इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जन्म दर। जन्म दर होता क्या है, देखिए जन्म दर तथा मृत्यु दर में अंतर। देखिए एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित यानी जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। यानी कितना, 1000 देखिए हम, हाँ एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जो जन्म दर कहते हैं। ठीक है, यानी 1000 प्रति 1000 जनसंख्या पर जो है क्या, यानी हम लोग 1000 बच्चों का यानी शिशुओं की संख्या को जन्म देने वाला दर को ही जो है क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। जबकि जस्ट उसका ऑपोजिट में, जबकि एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर, यानी प्रति 1000 जनसंख्या पर जो है प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या की मृत्यु दर कहा जाता है। ठीक है, 1000 में लोग जो है एक साल में कितना लोग मरा, इसी को जो हम लोग क्या कहेंगे, यानी मृत्यु दर कहेंगे। और वहीं अगर एक वर्ष में यानी जो है 1000 मतलब जीवित वस्तु में यानी कितना लोग जो है मतलब जन्म लिया, इन्हीं को जो हम लोग क्या कहते हैं, जन्म दर कहेंगे। तो बिल्कुल आई होप इसका आंसर आप लोग का समझ में इसको नोट कर लेंगे आप लोग इस चीजों को। ठीक है, इसका परिभाषा को भी आप लोग जो है नोट करते चलेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ गया है। प्रवास के अपकर्षक कारक और प्रतिकर्षक कारक में अंतर स्पष्ट करें। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखिए प्रवास के अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक को देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं अपकर्षक कारक की। देखिए अपकर्षक कारक वह कारक है जब व्यक्ति नगर की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों को आकर्षित होकर नगर की ओर प्रवास करते हैं। जब लोग जो है मतलब क्या करते हैं, नगर की सुविधाओं को देखते हुए, ठीक है, जब सुख सुविधाओं को देखते हैं नगर की, और आर्थिक अवसरों से यानी आकर्षित होकर, आर्थिक अवसरों जैसे रोजगार को देख करके लोग जो है कहाँ मतलब यानी किसकी ओर, नगर की ओर प्रवास करते हैं। तो इसी को ही जो है अपकर्षक यानी क्या हो, यानी प्रेरित प्रवास कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया क्या, यानी अपकर्षक कारक। अब ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, ये कारक है मतलब ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हैं।
देखिए ये जो है ये कारक क्या करता है, जनसंख्या को किसी भी और यानी आकर्षित करती है जहां लोगों को सुख सुविधा दिखे, जहां लोगों को रोजगार प्रदान हो, जहां लोगों को रोजगार मिले, वो जो है मतलब क्या है, उधर जो है लोग ज्यादा आकर्षित करते हैं। खास करके हम विशेष करके यहाँ बताए हैं, विशेष करके नगरों की ओर जो है लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं और उधर जो है नगर की ओर लोग जो है बसना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये प्रवास किए जाने वाले क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि होते हैं। जहां लोग प्रवास करेंगे ऑब्वियसली वहां जनसंख्या वृद्धि होगा। मान लीजिए कोई अगर जहां अगर कोई भी अगर सिटी अगर बहुत अच्छा है तो लोग जो है उन्हीं सिटियों में जाने का यानी सोचेंगे कि यहाँ बहुत तरह की सुख सुविधा मिलेंगे और यहीं जो लोग वहां जाना जो है ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रतिकर्षक कारक की ओर। प्रतिकर्षक कारक को हम लोग देखेंगे। देखिए प्रतिकर्षक कारक क्या है, जब प्रवास कठिन आर्थिक कारकों, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक आपदा तथा महामारी आदि के कारण हो तो उसे प्रतिकर्षक घटक के कारण हुआ प्रवास कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये आपका यानी प्रतिकर्षक कारक क्या होगा, जब प्रवास कठिन होता है, जब प्रवास कठिन हो जाता है आर्थिक कारकों, बेरोजगारी से, रहन सहन की निम्न दशाएं से, राजनीतिक उपद्रव, प्राकृतिक आपदाओं तथा महामारी आदि के कारण हो तो उसे प्रतिकर्षक घटक के कारण हुआ प्रवास कहते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। यानी किसके कारण, या जब अगर प्रवास करना क्या होता है, कठिन होता है, बेरोजगारी होता है, रहन सहन की निम्न दशाएं होती है, राजनीतिक उपद्रव होता है, प्राकृतिक आपदा, महामारी वगैरह के कारण जो है ये प्रतिकर्षक घटक इसको ही कहा जाता है और इसी को जो हम लोग के कारण हुआ प्रवास यानी क्या कहा जाते हैं, प्रतिकर्षक कारक कहलाते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, ये कारक जनसंख्या को किसी भी क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए क्या होता है, बाध्य करते हैं। ये खास करके जो है ग्रामीण लोगों को जो है, ये खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो है क्या है, ये कारक जो है बहुत बड़ा यानी बाध्य होता है। ठीक है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से ये जो है बिल्कुल आपको नोट करते चलना है। क्वेश्चन तीसरा पॉइंट देखेंगे, जिन क्षेत्रों से उत्प्रवास होता है वहां के ये कारक उस क्षेत्र की जनसंख्या घटाने में जो है सहायक होती है। देखिए जिन क्षेत्रों में उत्प्रवास होता है वहां ये जो है कारक उस क्षेत्र की जनसंख्या घटाने में जो है सहायक होती है। प्यारे बच्चों ये बिल्कुल तीसरा पॉइंट आपका भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहलाता है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जनसंख्या ये जो है संगठन से हम लोग समझेंगे, ये 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जनसंख्या संगठन की अगर बात करते हैं तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में निवास जनसंख्या का आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवसाय, भाषा, धर्म आदि के आधार पर समावेशित विश्लेषण करना जनसंख्या का संगठक कहलाता है। यानी लिंग अनुपात देखा जाता है, शिक्षा दर क्या है, व्यवसाय क्या है, लोग भाषा जो है क्या है, धर्म में कौन कौन सा जाति के लोग रहते हैं, भौगोलिक क्षेत्र वहां का क्या है, निवास करते हैं लोग जो है, आयु वगैरह मतलब क्या कितना वर्ष आयु है, इन चीजों का जो हम लोग क्या यानी मतलब क्या करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, इसी को जो यानी विश्लेषण करना, इसी को ही जो हम लोग क्या जनसंख्या संगठन कहते हैं। फिर इसका दूसरा परिभाषा आप देख लीजिएगा, जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। बिल्कुल, अर्थात किसी देश में जनसंख्या की आयु, वर्ग, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाएं, व्यवसाय तथा आय के स्तर आधार पर क्या स्थिति को ही जो है क्या जनसंख्या संगठन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये था आपका यानी बिल्कुल बहुत सरल भाषा में था, आपका सिंपल भाषा में, तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आपको जस्ट बताए थे उस टाइम क्या, मानव का प्रकृतिकरण। यानी मानव जो है प्रकृति के ऊपर जो है बिल्कुल ढल जाते थे, उनका सामना करते थे। ठीक है, उसी के ऊपर जो है मतलब पूरी तरह से निर्भर रहते थे। लेकिन जस्ट अभी इसका ऑपोजिट हो गया, क्योंकि अभी जो है क्या हो गया, अपना देश में हर जगह अभी लोग क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने लगा, टेक्नोलॉजी आ गया। अब लोग जो है मतलब क्या है प्रकृति पर भी जो है यानी लोग कब्जा कर सकता है। ठीक है, अभी देखिएगा आपको पता होगा कि सऊदी अरब वगैरह में बारिश अगर नहीं होती है तो वहां बारिश करवा देता है। ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं लोग जो वहां बारिश करवा देते हैं। ठीक है, तो अभी जो है क्या हो गया यानी टेक्नोलॉजी आ गया, जो हम लोग किस पर यानी प्रकृति पर भी जो है हम लोग राज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया इसको प्रकृति का मानवीकरण। यानी प्रकृति के मानवीकरण की व्याख्या अगर करते हैं हम लोग, इसका परिभाषा देखिएगा कि उससे मनुष्य प्रकृति से यानी डरता, वो उस पर निर्भर नहीं रहता है। देखिए प्रकृति का यानी मानवीकरण क्या होता है, प्रकृति के मानवीकरण से व्याख्या है कि उससे मनुष्य जो है प्रकृति से डरता नहीं है, उस पर अब जो है निर्भर नहीं रहता है। पहले इस पर निर्भर रहता था लेकिन अब निर्भर नहीं रहता, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है, यानी बिल्कुल फ्रीडम है, कोई डर नहीं, कोई निश्चिंत रहता है और उसमें अपने अनुसार मतलब बदलाव कर सकता है। अगर मान लो गर्मी हो रही तो फैन चलाओ, एसी चलाओ। ठीक है, इसके अंतर्गत संवाद, विचारधारा और नव निस्वाद आती है। जैसे गर्मी लगने पर पंखा चलाते हैं और आदि, जैसे कुछ भी मतलब आपको अगर ठंडी लग रही है तो ठीक है आप तो यानी हीटर का यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इस तरह का हम लोग जो है सामना कर सकते हैं। अगर मान लो ओला गिर रहा है, बारिश हो रही है, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए तो आप उसका जो है सामना कर सकते हैं, घर में कहीं भी छिप सकते हैं। तो ये हो गया आपका यानी प्रकृति का मानवीकरण। और वहां आपको बताए थे क्या, मानव का प्रकृतिकरण, यानी मनुष्य जो है प्रकृति ऊपर ढल जाते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे, मानव विकास के प्रमुख घटकों के नाम।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसका परिभाषा आपको एक एक चीजों को है समझते चलना है, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे क्या, यानी मानव विकास के प्रमुख घटकों के नाम। तो पहला पॉइंट क्या है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक है। इन चारों घटकों को याद करना है, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। तो प्यारे बच्चों देखिए, समता की अगर हम लोग बात करते हैं, समता क्या है, चलिए पहला इसका हम लोग व्याख्या करेंगे समता को लेकर के। देखिए समता का अर्थ क्या होता है, समता का अर्थ होता है प्रजाति, जाति, धर्म और सामाजिक आर्थिक स्थिति के मतलब अंदर होने के बावजूद भी सभी उपलब्ध अवसरों का यानी समान पहुंच प्रदान करना, यानी जो है लोगों को समानता देना, चाहे लोग गरीब कोई अमीर कोई नहीं, चाहे उसका सामाजिक स्थिति खराब हो, आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन लोगों को समान यानी अवसर प्रदान करना ही जो है क्या कहलाता है, समता कहलाता है प्यारे बच्चों। लेकिन अभी देखिएगा आप, ये जस्ट अपोजिट है। अभी देखिएगा भारत में बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ने वाले बच्चे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह से संबंधित है। यह इंगित करता है कि लोगों की पसंद उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर सीमित हो जाती है। लोग जो है क्या करते हैं, मतलब आर्थिक अगर सुविधा रहे उसके अंदर तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, अगर उसके पास अगर आर्थिक सुविधा नहीं है तो ये जो है मतलब अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे जो है ये जो है अशिक्षित रहते हैं, इसलिए क्योंकि वहां उसको जो है उस तरह का मतलब क्या नहीं पाता है, सुविधा नहीं मिल पाता है, अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है, अच्छा कोचिंग नहीं मिल पाते हैं। तो इससे जो बच्चे जो है क्या होते हैं, इसको समता का उसको जो है मतलब ये नहीं मिलता, अवसर नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों ये आ गया आपका यानी समता। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सतत पोषणीयता। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक एक चीजों को आपको समझते चलना है, ठीक है, बिल्कुल आपको इन तक बने रहना है। देखिए सतत पोषणीयता का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, समय के साथ भले ही सरकार और समाज बदल जाए, लेकिन समय के साथ चाहे सरकार बदले, समाज बदले, कुछ भी बदले, लेकिन क्या है, आने वाले पीढ़ी के लिए जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो आने वाले पीढ़ी के लिए प्रकृति किसी भी पीढ़ी में नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन, राजनीतिक शक्ति, कॉर्पोरेट प्रशासन आदि जैसे किसी भी संसाधन का दुरुपयोग करने से आने वाली पीढ़ियों के लिए यानी कम अवसर पैदा करता है। यानी हम लोग जो है सतत पोषणीयता का मतलब हम लोग की जो है जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो है आने वाले पीढ़ियों को जो भी है उनके लिए भी हम लोग सेव करके रखेंगे और वो भी जो है इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसी को ही जो हम लोग क्या सतत पोषणीयता कहेंगे। उसके बाद क्या, उदाहरण के लिए यदि कोई विशेष समाज लड़कियों की वर्तमान पीढ़ी को शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती, वर्तमान समय में अगर शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं देती है महिलाओं को, तो उसका आने वाला पीढ़ी भी जो होगा क्या होगा, बिल्कुल वो आने वाला पीढ़ी भी उसका अशिक्षित होगा, जाहिल होंगे, ठीक है, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे वो, क्योंकि तो वर्तमान पीढ़ी की लड़कियों को दूसरे पिछड़े रहेंगे, तो साथ ही युवा होने पे वह उनके अवसरों से वंचित रह जाएंगे। अतः प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्रदान करना ही मानव विकास का एक घटक है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सबको समान यानी अवसर प्रदान देना है हमको, इसी को सतत पोषणीयता कहते हैं। अगर हम लोग लड़का को अगर बाहर पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो लड़कियों भी जा सकती है, क्यों ऐसा क्यों, यहाँ जो है भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। तो सतत पोषणीयता आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं उत्पादकता। उत्पादकता की बात करें तो उत्पादकता का अर्थ होता है क्या, ज्ञान और स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाकर मानव उत्पादकता में वृद्धि करना, लोग के राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति यानी जो राष्ट्र का वास्तविक संपत्ति होता है, क्योंकि यह जो होता है जनसंख्या ही है जो अन्य संसाधन का उपयोग करती है। देश अपने लोगों के लिए जाना जाता है, ना कि सोने जैसे संसाधन के लिए। उत्पादक जनसंख्या राष्ट्र को ही महान बनाती है। देखिए उत्पादक जनसंख्या राष्ट्र को ही जो है महान बनाता है। उत्पादकता ही जो अपना देशों का क्या करता है, अपना देशों का जो है लेवल को बढ़ाता है। इसलिए जो है मतलब उत्पादकता का मतलब समझ में आ रहा है, यानी स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाकर मानव उत्पादकता में वृद्धि करना जो है मतलब हर क्षेत्र में, तो स्वास्थ्य के फील्ड में हो, ठीक है, सुविधा के फील्ड में हो, यानी रोजगार के हर क्षेत्र में उसको जो है इन क्षेत्रों में सुविधा देकर के इसमें क्या करता है, वृद्धि करना। लोग राष्ट्र की वास्तविक संपत्ति है, लोग जो है क्या है, पूरा राष्ट्र की संपत्ति है, क्योंकि यह जनसंख्या ही जो है अन्य संसाधनों का उपयोग करती है और देश अपने लोगों के लिए जो है क्या जाना जाता है, ना कि किसी संसाधन के लिए, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल उत्पादकता समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करते चलिए वही सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है, विकल्प चुनाव करने की स्वतंत्रता। लोगों को क्या है, विकल्प चुनाव करने की स्वतंत्रता, शक्ति होना, सशक्तिकरण स्वतंत्रता और क्षमता बढ़ाने आता सुशासन और जन केंद्रित नीतियां सशक्तिकरण के उपकरण। तो ये बिल्कुल आपको 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। तो ये बिल्कुल आपका आंसर जो है ये बिल्कुल इसका आई होप इसका समझ में आ गया होगा। 4 प्रमुख घटक थे, उन 4 प्रमुख घटकों को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ठीक है। आप बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं क्या है, जीवन निर्वाह कृषि के 4 विशेषता का उल्लेख कीजिए। देखिए जीवन निर्वाह के लिए क्या होता है, जीवन निर्वाह कृषि में किसान
मुख्यतः अपने परिवार के भरण पोषण के लिए ही उत्पादन करता है। जो जीवन निर्वाह कृषि में होता क्या है कि जो है मतलब किसान जो है अपने भरण पोषण के लिए ही जो है इसमें क्या होते हैं अनाज को मतलब उपजा करते हैं। ये खेत छोटी-छोटी खेतों में की जाती है, जो खेती छोटी-छोटी खेतों में की जाती है। किसान के पास अलग-अलग जो होता है क्या होते हैं स्थान होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। उसका तीसरा इसमें का पॉइंट क्या है, अधिकतर किसान गरीब होते हैं। इसमें अधिकतर किसान गरीब होते हैं तथा वह उर्वरक तथा अच्छी फसल देने वाली बीजों का उपयोग नहीं कर पाते, यानी उत्तम किस्म का बीज का यानी उत्तम किस्म का जो उर्वरक खाद का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर ये उत्पादक बहुत कम होता है। तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया, जीवन निर्वाह कृषि के 4 विशेषता आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। देखिए लिंग अनुपात जो है अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह से मापा जाता है, लेकिन अपना भारत की अगर बात करें तो स्त्रियों की संख्या देखिए आपका दिया हुआ है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना क्या करना है 1000 करना है। कुछ देशों में कैसे किया जाता है, यानी पुरुष का संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000, यानी इस तरह जो है क्या किया जाता है, यानी जब मतलब लिंग अनुपात को मापा जाता है। तो अपना भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य जो है कौन सा है, तो केरल है, ये भी आप लोगों को बताना। और सबसे कम जो है कौन सा है प्यारे बच्चों, हरियाणा है, ठीक है। चलिए बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो हम लोग दुनिया की बात करें तो लाटविया, ये भी आप लोगों को बताना चाहिए। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, तो लिंग अनुपात से आशा है पुरुष की स्त्री की संख्या के अनुपात से है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या की गणना की जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये डियर ये आपका नोट करते चलेंगे एक एक चीजों को। अब हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों में समीप ही क्यों किया जाती है। देखिए बाजारीय सब्जी नगर के ही समीप जो है क्यों किया जाता है, इसलिए देखिए बाजारी सब्जी नगर की और इसलिए मतलब ये करते हैं क्योंकि फल सब्जियां वो पुष्प उगाए जाते हैं, क्योंकि मांग जो होता है वो नगर की ओर ज्यादा मांग होता है, वो खपत जो है नगर क्षेत्रों में ज्यादा होती है। ऊंची आय भी वहां जो है ऊंचे आय वाले उपभोक्ता जो नगर की मतलब नगर में जो है निवास करते हैं, ठीक है। जो है ज्यादा आय वाले लोग जो है कहाँ नगर की ओर निवास करते हैं और वो एफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे फल को अच्छे सब्जी को यानी एफोर्ड कर सकते हैं, यानी किसान को जो है अच्छा मतलब क्या सकते हैं दाम भी उसको दे सकते हैं। इसलिए जो लोग यानी नगर की ओर समीप करते हैं जहां उन उत्पादों की अच्छी कीमत मिल सकती है उसको, ठीक है। कृषि के इस रूप में घन श्रम तथा अधिक पूंजी की जरूरत होती है, क्योंकि इस खेती को करने के लिए क्या होती है अधिक पूंजी की जरूरत होती है। जब अधिक पूंजी की जरूरत होती है तो ऑब्वियसली उसको जो है क्या चाहिए, अच्छा ग्राहक चाहिए, अच्छा जो उसमें मांग होना चाहिए, अच्छा कीमत देना चाहिए, जिसका पूरा करने के लिए उच्च यानी आय वाले उपभोक्ता ही कर सकते हैं। और अतः यह कृषि जो है नगरीय क्षेत्र की समीप ही की जाती है। तो प्यारे बच्चों ये आपका बाजारी सब्जी कृषि के बारे में ढेर प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आप लोग प्लीज शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, साक्षरता को प्रभावित करने वाले 3 कारक बताइए। सबसे पहली साक्षरता को प्रभावित करने वाला 3 कारक में पहला कारक पहला क्या है, गरीबी। प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग भी इस चीजों से हम लोग भी है जो फेस किए हैं, आप लोग बहुत सारे बच्चे भी जो अभी जो फेस करते होंगे। सबसे मेन मुद्दा जो होता है गरीबी होता है प्यारे बच्चों। लोग गरीबी के होने की वजह से जो है लोग क्या बच्चे जो है अफोर्ड नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते हैं। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी की वजह से, ठीक है। दूसरी ओर क्या है, बेटी और बेटा में भेदभाव करता है। लोग जो है सबसे ज्यादा शिक्षा साक्षरता को सेकंड जो प्रभावित करता है बेटी और बेटा। अगर बेटा है तो उसको अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा मतलब उसको जो है कोचिंग, अच्छा इंस्टीट्यूट में बच्चा जो है उसको दे सकता है। लेकिन वही बेटी को जो है उसके साथ भेदभाव करते हैं, यानी बेटी को अगर बाहर अगर बेटा को भेजना है तो बेटा को भेजेंगे, लेकिन बेटी को बाहर नहीं पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ये चीज जो है प्रभावित करता है किसको, यानी साक्षरता को। तीसरा पॉइंट क्या, अवसरों की कमी, यानी अवसर जो है कम होता है, ठीक है। तो ये जो है अवसर कम मिलता है और जिसकी वजह से जो है क्या करता है, ये भी जो है प्रभावित करता है। अगर हम लोग देखते हैं दिखा हुआ साक्षरता को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है क्या, गरीबी। लोग जो है गरीबी की वजह से अपने बच्चों को पढ़ाने में कर सकते हैं। दूसरी चीज बेटी और बेटा में भेदभाव करने सोचते हैं, बेटे को पढ़ा लिया जाए बेटी को ना पढ़ाया जाए। हाँ, तीसरी चीज जो है अवसर की कमी, ठीक है। जहां तक दूर ग्रामीण इलाकों में जो अवसर की कमी की वजह से जो लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं, ये आपको बता ही देते हैं, गांव के बारे में आपको तो बता ही दिए। वहीं आप बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे जितने सारे क्वेश्चन करवा रहे प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। देखिए खनिज आधारित उद्योग उस उद्योग को कहते हैं जिसमें कच्चा माल के रूप में खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन चीजों का जो है कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। और उद्योगों से लोहे इस्पात, अयस्क और कोयला, मैग्नीज, चूना पत्थर, ये जो है कच्चे माल के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लोहे इस्पात उद्योग से सीमेंट उद्योग यानी सीमेंट उद्योग से, ठीक है, पत्थर इत्यादि का प्रयोग करते हैं और सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर का भी उपयोग होता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल आई होप समझ में आ गया होगा कि खनिज आधारित उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों ये था आपका यानी 15 जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इन क्वेश्चन को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इससे एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं आएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे दूसरा सेट के साथ। ये तो आपका पहला सेट था, चलिए इसके बाद हम लोग दूसरा सेट के साथ मिलेंगे एक नए एनर्जी, एक नए उमंग के साथ। तो प्यारे बच्चों इसमें 1 के लाइक देना, अगर आप लोग 1 के लाइक देते हैं तो फिर नेक्स्ट पार्ट इसका हम जरूर जल्द जो है अपलोड करेंगे। तो प्यारे बच्चों जरूर आप लोग शेयर करेंगे। तो चलेगा यहीं तक इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।